नमस्कार फ्रेंड्स। एक बच्चे के मन के भावों को अभिव्यक्त करती हुई प्रस्तुत है एक कहानी गुड मॉर्निंग मैथ्यूज़। ये कहानी भी मालती जोशी जी की ही लिखी हुई है। तो शुरू करते हैं कहानी। गुड मॉर्निंग मिस मैथ्यूज़। क्यों रे, अभी तक बस नहीं आई? पापा ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए पूछा। बस कोई इतनी जल्दी थोड़ी ही आ जाती है, पापा के पीछे पीछे दरवाज़े तक आती हुई मम्मी ने कहा। इसे तो बस खाना खाने की जल्दी पड़ी रहती है, अब बैठेगी दरवाजे पर चौकीदारी करते हुए। पापा मुस्कुरा दिए और अपनी लूना पर बैठकर चल दिए। मम्मी भीतर रसोई में चली गई, लेकिन लीना उसी तरह बैठी रही दरवाजे पर चौकीदारी करते हुए। बस आने में सचमुच अभी बहुत देरी थी, पर वो क्या करे, उसे तो खाना देखते ही भूख लगाती है। और फिर एक बात और है, खाना खा लो तो पढ़ने से भी छुट्टी मिल जाती है, नहीं तो जो भी मिलेगा टोकेगा, लीना बैठकर पढ़ाई करो। इसलिए वो पापा के साथ जल्दी से खाना खाकर गले में बस्ता लटकाए यहाँ आकर बैठ जाती है। यहाँ बैठने में जो मज़ा आता है वो किसी और को बताया नहीं जा सकता, कोई समझेगा ही नहीं। ठीक 10 बजे नेहरू बाल मंदिर की बस निकलती है। इस किनारे पर बैठने वाले बच्चे उसे अब पहचान गए हैं, रोज़ टाटा करते हैं। फिर दही वाला निकलता है, अजीब सी आवाज़ें निकालता हुआ। लीना उसकी नकल उतारती है तो वह हंस देता है। 10:15 सामने वाले शर्मा अंकल बाहर निकलते हैं। वो सड़क तक आएंगे और चिल्लाएंगे, अजी सुनती हो, मेरा चश्मा दे जाना, मेज़ पर भूल आया हूँ। शर्मा अंकल मज़ेदार हैं, रोज़ कुछ ना कुछ भूलते हैं, कभी चश्मा, कभी पेन, कभी टिफ़िन। और फिर चाची भुनभुनाती हुई बाहर आती हैं और उन्हें भूली हुई चीज़ पकड़ाती हैं। लीना रोज़ अंदाज़ लगाती है कि आज शर्मा जी क्या भूलेंगे। शर्मा जी के बगल में जो दीक्षित साहब रहते हैं, उनके पास एक स्कूटर है, एकदम खटारा। रोज़ कम से कम 10 किक तो उसमें लगानी ही होती हैं। लीना उन्हें गिनती रहती है। उधर अंकल पसीना पसीना होते जाते हैं, उधर आंटी हर बार बबलू का हाथ ऊंचा करके टाटा करवाती है। खूब हंसी आती है। 10:30 मिस मैथ्यूज़ घर से निकलती हैं। मिस मैथ्यूज़ लीना के मकान मालकिन हैं। उनसे घर में सब डरते हैं, सिर्फ लीना और लीना के पापा ही उनसे बात कर पाते हैं। गुड मॉर्निंग मिस मैथ्यूज़, वो कहती है। गुड मॉर्निंग बेबी, खाना खाया? वो दरवाजे में ताला डालते हुए पूछती है। लीना सिर हिला देती है। अभी बस नहीं आया? 11 बजे आएगी। अच्छा। और मिस मैथ्यूज़ सीढ़ा उतरती हैं। टाटा मिस मैथ्यूज़। बाड़ी का छोटा सा लकड़ी का फाटक अपने पीछे बंद करती हुई मिस मैथ्यूज़ हाथ हिला देती हैं और चल पड़ती हैं। डामर की सड़क पर बड़ी देर तक उनके जूतों की आवाज़ आती रहती है, खट 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 खट। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है। स्कूटर में 19 किक मारकर दीक्षित साहब चले गए हैं। शर्मा अंकल बाहर निकले, फिर मफलर के लिए चिल्लाते रहे। दही वाला, पोस्टमैन सब निकल गए, लेकिन मिस मैथ्यूज़ का दरवाज़ा नहीं खुला। आखिर लीना से ना रहा गया। बस्ता वहीं सीढ़ियों पर पटक कर वो पड़ोस के दरवाज़ा तक गई। दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे से आवाज़ दी, मिस मैथ्यूज़। यस बेबी, अंदर से थकी हुई आवाज़ आई। आप दफ्तर नहीं गई आज? हमारा तबीयत ठीक नहीं है आज, अंदर से उत्तर आया। लीना कुछ देर तक पशोपेश में खड़ी रही। कैसे कहेगी आकर दरवाज़ा खोलिए, बेचारी बीमार जो है। उधर से मम्मी निकली। ये छोकरी बस्ता फेंक कर कहाँ भाग गई? अरे, वहाँ खड़ी क्या कर रही है? मिस मैथ्यूज से बातें कर रही थी, उनकी तबीयत ख़राब है। फिर नाम लिया तूने, आंटी नहीं कहते बनता क्या? मम्मी शायद और भी डांटती, पर बस का हॉर्न सुनाई दे गया था और मीना बस्ता लेकर भाग निकली थी। वैसे ये डांट उसने पहली बार नहीं खाई थी। मम्मी ने पता नहीं उसे कितनी बार टोका होगा, पर उसकी ज़बान पर आंटी शब्द आता ही न था। पप्पू बबलू को गोद में लेकर दिन भर जो इधर उधर सिलबिल से घूमती रहती हैं, धूप में बैठकर स्वेटर बुनती रहती हैं, उन्हें आंटी कहना अच्छा लगता है। मिस मैथ्यूज़ कितनी अलग रखती हैं, कितनी रौबदार। आंटी फंटी उन पर अच्छा थोड़ी लगता है। मिस मैथ्यूज़ बीमार हैं, उसे सचमुच बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन बस में पैर रखते ही वो सब भूल गई। शुभ्रा, स्मिता ने उसके लिए जगह रोक रखी थी। दौड़कर उसने अपना कब्जा जमा लिया। फिर सोनाली ने जेब से इमली की बड़ी सी कटार निकालकर टुकड़े करके सब में बांट दी। स्कूल पहुंचने से पहले वो इमली सबके गले में उतर चुकी थी। स्कूल पहुंचकर पता लगा आज सब लोगों को ज़ू यानी कि चिड़ियाघर ले जाएंगे, वहाँ से फिर नंदनवन, वहाँ नाश्ता पानी करके सबको घर पहुँचाया जाएगा। पहले तो लड़कियाँ कुनमुनाई, जब देखो तब यहीं आसपास घुमा लाते हैं, लेकिन एक बार वहाँ पहुँचने पर सब लोग खाने पीने खेलने में ऐसे ही खो गई कि पता ही ना चला। घर लौटते लौटते पूरे 6 बज गए थे। लीना तो इतनी थक गई थी कि किसी तरह 2 निवाले खाकर निढाल होकर पड़ गई। बहुत ज़ोर से प्यास लगने पर देर रात जब उसकी आँख खुली तो देखा सभी लोग जाग रहे थे। भैया टेबल लैम्प जलाए पढ़ रहे थे। मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ। मम्मी कह रही थी,
मैंने कहा आप एप्लीकेशन दे दीजिए, भारत दफ्तर में देता आएगा और आपकी दवाई भी लेता आएगा। तो पता है क्या कहा उन्होंने? क्या? बोली कि रिटायर हुए तो उन्हें 2 साल हो गए हैं। अरे फिर रोज़? यही तो मैंने पूछा। तो बोली बसों की आदत जो पड़ी हुई है, टाइम से तैयार हो जाती हैं और घर में दिल नहीं लगता। कहाँ जाती हैं रोज़? यही कहीं बैंक, कभी लाइब्रेरी, कभी अस्पताल, कभी पार्क में बैठाती हैं घंटे 2 घंटे। कौन? मम्मी? लीना ने अचानक पूछ लिया। अरे तू अब तक जाग रही है? पापा ने उसे प्यार करते हुए पूछा। और आप इसे ज़रा समझा दीजिए, नाम लेकर बुलाती है उन्हें, भला अच्छा लगता है ये? मम्मी ने शिकायत की। ओह, तो ये मिस मैथ्यूज़ की बात हो रही थी। हाय, उसे तो याद ही ना रहा कि वो बीमार हैं और वो एक बार भी उन्हें देखने नहीं गई। सुबह नहाने से फुर्सत पाते ही उसने पड़ोस की राह ली। दरवाज़ा खुला मिला। शायद धनीराम काम करने आ गया था। गुड मॉर्निंग मिस मैथ्यूज़। गुड मॉर्निंग बेबी, उन्होंने क्षीण स्वर में कहा। वो अब भी बिस्तर में लेटी थी। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, चाय पीना? उन्होंने पूछा। उसे मना करने का अवसर ही नहीं मिला। धनीराम 2 कप मेज़ पर रख गया। चाय पीने से मम्मी डांटती हैं, उन्होंने धीरे से कहा। हम बोल देगा मम्मी को। नीना कुछ आश्वस्त हुई। फिर उसने कहा, आपका नाम लेने से भी मम्मी डांटती हैं, कहती आंटी बोलो। आंटी? नहीं नहीं, तुम हमको ग्रैनी बोलो। ग्रैनी मीन्स ग्रैंड मदर, नानी। धत, नानी तो बूढ़ी होती है, दिन रात माला जपती रहती है, उसने मुंह बनाकर कहा। हाय, हम भी तो बूढ़ा है, प्रभु का नाम लेता है। मिस मैथ्यूज़ ने जेब से माला निकालकर उसे चूमा, आंखों से लगाया, फिर वापस जेब में रख दी। उस समय लीना को वे सचमुच बहुत बूढ़ी नजर आई, लेकिन फिर भी उसका मन नानी कहने को न हुआ। मुड़ी बुसी साड़ी पहनकर दिन भर मिमियाने वाली नानी का और मिस मैथ्यूज़ का तो दूर दूर तक संबंध नहीं जुड़ रहा था, और फिर नानी से कोई गुड मॉर्निंग किया जाता है। लीना कहाँ चली गई छोकरी? कमरे भर में किताबें फैला रखी हैं, और आप पता नहीं सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई हैं। पिछवाड़े आंगन से मम्मी का भुनभुनाता हुआ स्वर साफ सुनाई पड़ रहा था। लीना एकदम उठ खड़ी हुई। मम्मी बुला रही हैं शायद, मैं चलूँ? आप अब जल्दी से अच्छी हो जाना। हाँ, अपना घुंघराले बालों वाला सिर हिलाकर उसने कहा, फिर अपना नन्हा सा हाथ उठाकर बोली गुड मॉर्निंग, और घर की ओर भाग गई। स्वीट चाइल्ड, मिस मैथ्यूज़ ने मुस्कुराकर कहा और आंखें मूंद ली, लेकिन धनीराम ने उन्हें सोने नहीं दिया। बोला, ये बेबी कितना कबाड़ा इकट्ठा किए हैं, देखिए इनकी अम्मा डांटती हैं तो सारा कचरा इधर डाल जाती है, हम फेंक देंगे कल को सब। नो नो, बच्चा का खिलौना है, इसे रहने दो। ये कौन सी डिज़ाइन का खिलौना है, देखिए तो, चूरन की टुकड़ा, सिगरेट का डिब्बा, मोर पंख, और रहने दो रहने दो। मिस मैथ्यूज़ अब जोर से नहीं बोल सकी, तब उन्होंने इशारे से समझाया। धनीराम ने बड़बड़ाते हुए सारा कबाड़ खाना वापस उसी के जूते के खोखे में भर दिया और दूसरा काम करने लगा। उसे पड़ोसियों पर इतनी खींच हो रही थी, अपने बच्चे के शौक हैं तो खुद पालें, दूसरों को परेशान करना कहाँ की शराफत है। मेम साहब बेचारी सीधी हैं, उसे हंसी आ गई। ये मेम साहब भला कहाँ की सीधी हैं, एकदम आग हैं आग। पता नहीं इस बिटिया ने क्या जादू कर दिया है। खुद मिस मैथ्यूज़ भी इस समय यही सोच रही थी, इन दिनों उन्हें क्या हो गया है? क्या रिटायरमेंट के साथ आदमी का स्वभाव भी बदल जाता है? नहीं तो कितनी स्ट्रिक्ट थी वो। पूरा स्टाफ उनके नाम से कांपता था। अनुशासन, स्वच्छता और चुस्ती, इन बातों में सभी उनसे खौफ खाते थे, उनका लोहा मानते थे। स्नोमैन एंड लॉरल में टेरर के नाम से विख्यात थी वो। मैनेजर तक उनसे अदब से बात करता था। फीमेल स्टाफ की तो वो दुश्मन थी जैसे। ज़रा सी गलती पकड़ में आई नहीं कि चिल्ला पड़ती। अरे बाबा, काय को इधर में आता तुम लोग? माँ बाप से बोलकर जल्दी शादी क्यों नहीं बनाता? कंपनी का पैसा और हमारा दिमाग बर्बाद क्यों करता? जिंदगी भर की पूंजी लगा कर ये छोटा सा मकान बनवा लिया था, लेकिन किराएदार खूब ठोक बजा कर रखती थी। एक तो ट्रांसफ़र वाली नौकरी सबसे बड़ी शर्त थी, उन्हें किसी का भी जमकर बैठ जाना गवारा नहीं था। फिर बच्चे भी ज़्यादा ना हों, लोग पढ़े लिखे हों, उन्हें गाली गलौज शोर शराबा पसंद नहीं था। इसलिए किराएदार जो भी आए उनसे डरे डरे ही रहे। ऊंची आवाज़ में रेडियो तक नहीं कोई बजाता था। कोई 4 महीना पहले ये टंडन परिवार इस मकान में आया था। 2 बच्चे, मियाँ बीवी, बस। सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रांसफरेबल जॉब। मिस मैथ्यूज़ खुश थी, शिकायत करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। एक दिन सुबह वो गार्डनिंग कर रही थी। बाहर की तरफ खुली जगह में उन्होंने कुछ पेड़ और कुछ गमले लगा रखे थे। सुबह शाम उन्हीं को संवारा करती थी। दूसरी तरफ वाला किराएदारों के लिए के पास था, कोई शौकीन होता तो कुछ बागवानी कर लेता। किसी के राज्य में ज़मीन यूं ही पड़ी रहती। नए किराएदारों को आए हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया था। अभी तक बाग बगीचे में कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। वो यही सब सोच रही थी कि पीछे से महीन आवाज़ आई, सुनिए।
उन्होंने मुड़कर देखा। टंडन परिवार की छोटी लड़की जड़ समेत उखड़ा हुआ पौधा लिए खड़ी है। ये पेड़ अपने बगीचे में लगा लेंगी? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। काय का पेड़ है? मेरी सहेली ने दिया है। इसमें नीले नीले फूल आते हैं, इतने बड़े बड़े। उसने अपनी छोटी सी हथेली फैलाकर आकार की कल्पना दी। मिस मैथ्यूज़ को समझ में ही नहीं आया वो क्या जवाब दें। जैसे उनका असमंजस पढ़कर वो बोली, इस इतवार को पापा और भैया बगीचे में खुदाई करेंगे। क्यारियाँ बन जाएंगी तो मैं पेड़ वहाँ लगा दूंगी, तब तक यहाँ लगा रहेगा। मैं रोज़ पानी दे जाया करूँगी, उसने गर्दन मटका कर कहा। फिर मना नहीं किया जा सका। गुलाबों के पास छोटी सी ज़मीन थी, वहीं पर लगा दिया गया। उसके बाद कई इतवार निकल गए, पड़ोस के बगीचे का मुहूर्त नहीं हो सका। 2-4 दिन तक लीना नियम से पौधों को पानी पिलाती रही, इतना कि लगा अब ये गल ही जाएगा। फिर धीरे धीरे ये कम होता चला गया। कभी कभी तो उसे कुमलाते देखकर वो खुद ही पानी दे देती। फिर कुछ दिनों बाद तो जैसे वो इसी बाड़ी का हो गया। नीले फूल थे जिनकी प्रतीक्षा थी, अब तक नहीं आए थे। कुछ दिनों बाद मिस मैथ्यूज़ ने देखा कि पौधों की छाह में एक गोल सा चिकना काला पत्थर रखा हुआ है और उन्हीं के बगीचे के 2 फूल उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। ये क्या है? उन्होंने दूसरे दिन लीना से पूछा तो हाथ जोड़कर आंखें मूंदकर उसके सामने खड़ी थी। ये शंकर जी हैं, हम लोग उस दिन ओमकारेश्वर गए थे ना, वहाँ से लाए हैं। आपको पता है इनकी पूजा करने से जल्दी जल्दी पास हो जाते हैं। तो पूजा घर में करो, जंगल में भगवान रख दिया तुमने। घर में है ना, भैया खूब चढ़ाते हैं, नकल उतारते हैं, फिर मैं रोने लगती हूँ तो मम्मी दोनों को डांटती हैं। आपसे डरते हैं ना भैया, इधर नहीं आएंगे। ये आखिरी बात उसने किसी रहस्य की तरह फुसफुसा कर कही। पता नहीं क्या सोचकर मिस मैथ्यूज़ ने शंकर जी को वहाँ से उठवाकर उनकी स्थापना बरामदे के एक आले में करवा दी। ये उन्होंने मेंटल पीस के लिए बनवाया था, पर बरसात में इतनी बौछार और गर्मियों में इतनी धूल आती थी कि बरामदे में कोई भी चीज़ वो रख नहीं पाती थी। बच्ची के श्रद्धा सिक्त मन ने उन पर जादू सा कर दिया था और उसके अनादरत आराध्य को वो घर में ले आई थी। लीना रोज़ नहाकर आती, महादेव जी पर फूल चढ़ाती, हाथ जोड़कर कुछ गुनगुनाती और चली जाती। मिस मैथ्यूज़ को ये देखना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन श्रद्धा का ये आवेग भी कुछ दिनों तक ही रहा। फिर तो कई कई दिन तक भोले शंकर पर के पुजारिन के दर्शन नहीं कर पाते। बासी फूल कई कई दिनों तक चढ़े रहते, जिन्हें कभी वो खुद ही या कभी धनीराम उठाकर फेंकता। इसके कुछ दिनों के बाद वो राजेश खन्ना की एक रंगीन तस्वीर लेकर आई थी। उसकी एक पक्की सहेली ने कैलेंडर से काटकर वो तस्वीर उसे दी थी। देखते ही भैया चपट पड़े थे, लेकिन सहेली की दी हुई चीज़ वो भैया को कैसे दे दे। भैया ने धमकी दी है कि वो पापा से शिकायत कर देंगे। पापा तो सिनेमा की तस्वीरों से इतना छुड़ते हैं, फाड़ फूड़ कर फेंक देंगे। इतनी प्यारी फ़ोटो, इसलिए उसे मिस मैथ्यूज़ के पास रखना है। कुछ दिनों बाद भैया भूल जाएंगे, तब वो चुपचाप ले जाकर अपनी डेस्क में रख देगी। मिस मैथ्यूज़ की टेबल पर ग्लास कवर के नीचे राजेश खन्ना विराजमान हो गए, जो शायद अभी भी हैं। अनगिनत सहेलियाँ थी उसकी, रोज़ ही उनका लेन देन चलता रहता है। कभी अजीब अजीब चीज़ें होती इन लड़कियों के पास, मोर पंख, सांप की कैचुल, ग्रीटिंग कार्ड्स, चूड़ियों के रंगीन टुकड़े, खुशबूदार साबुन के रैपर्स, सिगरेट के खाली पैकेट्स। सारा सामान धीरे धीरे मिस मैथ्यूज़ के घर जमा होता जा रहा था, क्योंकि घर पर भैया सदा उसके खजाने के टोह में लगे रहते और मम्मी उसे फेंकवाने की फिराक में। मिस मैथ्यूज़ ने उसे जूते का एक खाली डिब्बा दे रखा था, उसी में सारा भंडार जमा था। जब किसी सहेली से कोई सौदा पटाना होता तभी लीना उसे उठाती थी, अन्यथा ये एक कोने में चुपचाप पड़ा रहता था। अक्सर कचरा निकालते हुए धनीराम झुंझला उठता था, लेकिन इतने विश्वास के साथ सारा सामान संभलवा कर जाती थी वो कि फेंकने की हिम्मत ही नहीं होती थी। अजीब से मोहपाश में बंधने लगी थी वो। उस दिन शाम को लीना ने हद कर दी। 2 दिन के बुखार से टूटी वो बरामदे में लेटी थी कि आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग मिस मैथ्यूज़। गुड मॉर्निंग? स्कूल से आया अभी? नहीं तो, बहुत देर हो के आ गए, हम तो अपनी एक सहेली के घर गए थे। अच्छा आप आंखें बंद कीजिए तो एक चीज़ बताएं। लेकिन उन्हें आँख बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो चीज़ एक मखमली ऊन का गोला सा उनकी गोद में आकर गिरा और बोल उठा, मियाँ। ओह हाउ लवली, हमारी सहेली ने दिया है। उसकी बिल्ली ने 4 बच्चे दिए हैं, ये लेकिन सबसे प्यारा है। लीला ने गर्व मिश्रित स्वर में कहा। कितनी सहेली हैं तुम्हारे पास? ढेर सारी। अच्छा मिस मैथ्यूज़, कोई अच्छा सा नाम बताइए इसके लिए। पूसी वूसी नहीं, सबके यहाँ तो पूसी होती है। मिस मैथ्यूज़ प्यार से उसके रेशमी शरीर पर हाथ फेरती रहीं और जैसे उन्हें एकदम नाम सूझ गया। इसको अपन सिल्की बोलेंगे। सिल्क यानी रेशम, मालूम है? लीना ने सिर हिलाकर नाम पास कर दिया और फिर धीरे से बोली, मिस मैथ्यूज़ आप 2-4 दिन इसे अपने यहाँ रहने देंगी? मम्मी खूब नाराज़ हो रही हैं और भैया कह रहे हैं कुएं में फेंक देंगे। लीना रुआसी हो उठी। मिस मैथ्यूज़ बेचारी परेशान, क्या जवाब दे।
ये गंदा ना करेगा तो मैं साफ़ करूँगी, अभी छोटा है ना, फिर तो सीख जाएगा, उसने बुजुर्गों की तरह उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा। उस नर्म ऊन के गोले को उनकी गोद में ही छोड़कर वो घर गई और भागकर कटोरे में दूध ले आई। अपनी गोद में उसे बिठाकर वो दूध पिलाने का प्रयास करती रही और मिस मैथ्यूज़ मना करने का कोई सौम्य तरीका सोचने लगी। लेकिन अवसर ही कहाँ मिला। दूध पिलाकर लीना ने बच्चे को एक पुराने फ्रॉक में लपेटकर मोड़े पर सुला दिया और फुसफुसाकर कल आने के लिए कहकर अंधेरे में गायब हो गई। सुबह भी वो इसी तरह चुपचाप आई। रोज़ की तरह गुड मॉर्निंग का नारा उसने बुलंद नहीं किया। बिल्ली को दूध पिलाकर उसने उठाए हुए फ्रॉक को धोकर सुखा दिया। आज वो कंबल का एक टुकड़ा ले आई थी। शाम को दूसरी दोपहर वो इसी तरह आकर सिल्की को नर्स करती रही। वो दबे पाँव आती और चुपचाप काम करके लौट जाती। जाहिर था वो घर से छिपकर आती थी। एक रहस्य का आवरण था उसकी बोलचाल में, और इस लुका छिपी में अनजाने ही उन्हें भी थ्रिल अनुभव होने लगी। बीमारी के बहाने 5-7 दिन घर में बिताने के बाद मिस मैथ्यूज़ का मन बाहर जाने को तड़प उठा। कितने ही काम रुके पड़े थे। बैंक से रुपया निकलवाना था, लाइब्रेरी से किताबें बदलवानी थी, अस्पताल में जाकर एक बार चेक अप कराना था। उस दिन खाना वाना खाकर तैयार होकर वो बाहर निकली। दरवाजे पे ताला डाल ही रही थी कि आवाज़ आई, म्याऊं। वो चौंकी। इस नई बला को तो वो भूल ही जा रही थी। अब क्या हो, 2 घंटे अगर घर में बंद रहे तो इसका दम तो नहीं घुट जाएगा। उन्हें कुत्ते बिल्लियों का कोई अनुभव नहीं था। बड़े पशोपेश में पड़ गई। आखिर जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसे गोद में उठाकर पड़ोस में गई और बोली, मिसेस टंडन, ये बिल्ली अभी आप देखना, हमको ज़रूरी बैंक में जाने का है। मिसेस टंडन मज़े से बैठी स्वेटर बुन रही थी। मिस मैथ्यू उसको देखकर पहले तो सब पकाई, फिर उनके हाथ में वो बिल्ली का बच्चा देखकर उनका माथा ठनका। हाय, ये नालायक लड़की आपके सिर मड़ गई क्या इस बला को? बहुत शैतान है। कभी तोता ले आएगी, कभी खरगोश, कभी कुत्ते का पिल्ला उठा लाएगी, तो कभी बिल्ली का बच्चा। अब बताइए भला, इस महंगाई में बच्चों को ढंग से खिलाया जाता नहीं है, इन कुत्ते बिल्लियों के लिए दूध कहाँ से लाएं? मिस मैथ्यूज़ की समझ में नहीं आ रहा था इस मेल ट्रेन को कहाँ रोके कि वो खुद ब खुद रुक गई। थोड़ा सांस लेकर बोली, आप परेशान मत होइएगा, मैं भरत से कह दूंगी, शाम को बोरे में भरकर दूध छोड़ाएगा। ओह नो, हम इसे पाला है, मिस मैथ्यूज़ ने सख्ती से कहा। उस बच्चे को बोरे में भरने के ख्याल से ही उन्हें झुरझुरी हो आई। उसे घर में बंद करके जाना ही उन्हें ज़्यादा सुरक्षित लगा। शाम को सिल्की के लिए लीना दूध लाई, तब उन्हें ख्याल आया कहीं ये लड़की अपने दूध में से ही बचा कर न लाती हो। मम्मी से बचा कर लाना तो बहुत मुश्किल लगता है। उन्होंने कहा, बेबी, सिल्की के वास्ते हम आज ज़्यादा दूध लिया है, रोज़ लेने का है, तुम दूध नहीं लाना। उन्हें लगा लीना उदास हो जाएगी, लेकिन आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा लीना जाते हुए कूद फांद कर सीढ़ियाँ उतरी है। घर का दरवाज़ा भी उसने ज़ोर से आवाज़ के साथ ठेला था। स्पष्ट था लीना एक टेंशन से मुक्त हो गई थी। एक बोझ था उसके मन से उतर गया था। बिल्ली का बच्चा वो बड़े शौक से लाई थी। बड़ा अरमान था उसे गोद में लेकर पढ़ाई करेगी, उसे अपनी रज़ाई में लेकर सोएगी। सुबह शाम उसकी देखभाल का भार किसी भी छोटी बच्ची के लिए कष्टकारक ही था। जिंदा बिल्ली का बच्चा, उसका ख्याल रखना तो ज़रूरी था। लीना का मन जैसे एक जिम्मेदारी से बन गया था और मिस मैथ्यूज़ ने बड़ी सदाशयता से उसका दायित्व अपने ऊपर ले लिया था। लीना मुक्त हो गई थी। सिल्की मिस मैथ्यूज़ के घर का प्राणी हो गया था। कभी कभार जाकर उसे दुलराने से ही उसका मन बहल जाता था। दिन अच्छे भले गुजर रहे थे कि एक दिन मिस्टर टंडन बुरी खबर लेकर आए। हर महीने की तरह 5 तारीख को मकान का किराया देने गए थे। उठते हुए बोले, आपका साथ छूट रहा है मिस मैथ्यूज़। क्यों? ट्रांसफ़र हो रही है मेरी दिल्ली। अरे इतनी जल्दी? यही तो, देखिए ना, ये लोग कुछ सोचते भी नहीं। बच्चों की पढ़ाई, सामान, सभी तरह का नुकसान होता है। प्रमोशन पर भेज रहे हैं, नहीं तो मैं जाता भी नहीं। कब जाएंगे? कुछ देर बाद उन्होंने पूछा। बस अगले महीने, बच्चों की परीक्षाओं के बाद। बड़ा अच्छा लग रहा था। लीना तो आपसे इतनी घुल मिल गई थी। वो इसी तरह कुछ भली भली बातें करके चले गए और वो पैसे हाथ में लिए जड़वत बैठी रही। इसका मतलब है कि फिर नए लोग, नए तौर तरीके, नए संबंध। उन्हें लगा वो इतनी थकती जा रही हैं कि बार बार नए सिरे से एडजस्ट करना उनके मन की बस की बात नहीं है। लीना इतनी खुश हो रही थी। आपको पता है मिस मैथ्यूज़, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, उसने किलकारियाँ भरते हुए कहा। पता है। आपको मालूम है दिल्ली कितना बड़ा शहर है? खूब बड़ा। वहाँ हवाई जहाज़ों के 2-2 स्टेशन हैं, और पता है 2 मंजिली बस चलती है वहाँ पर। और वहाँ है ना कुतुब मीनार भी। हमारी भूगोल की किताब में तस्वीर है उसकी। दिल्ली जैसे उसके लिए परिदेश की राजधानी बनी हुई थी। उधर जाके हमको भूल जाएंगे ना? उन्होंने उदास स्वर में कहा। अरे वाह, भूल क्यों जाएंगे? हम आपको पत्र लिखेंगे, हमें तो सिखाते हैं ना पत्र लिखना। आप पता देंगी ना अपना? और वो दौड़कर घर से एक छोटी सी कॉपी उठा लाई। पुरानी कॉपियों के कागज़ फाड़ कर बनाई गई थी वो।
उसमें टेढ़े मेढ़े अक्षरों में नीना, मीना, रूमा, लता, पता नहीं कितने ही पते लिखे हुए थे। मिस मैथ्यूज़ ने यह खाली पेज देखकर अपना भी पता लिख दिया। वैसे उन्हें मालूम था पत्र कोई आने वाला नहीं है, अगर आया भी तो एक आध, उसके बाद पता नहीं कॉपी ही कहीं खो जाए। पड़ोस के घर में जब सामान बंधने लगा तब उन्हें लगा उनका अपना घर भी उखड़े हुए तंबू सा ही वीरान हो गया है। मिसेस टंडन ने मदद के लिए धनीराम को बुलवाया। उन्होंने लीना का सारा सामान उसके हाथ भेज दिया था, लेकिन शाम को ही सब कुछ रद्दी के ढेर में पड़ा मिला। इस कबाड़ को कहाँ पैक करती मिस टंडन? और हाँ, उतनी बेदर्दी से भोले शंकर को नहीं फेंक सकी। धनीराम से बोली, भैया 4-6 दिन पूजा करती रही है बिटिया इनकी, कहीं कुआं बावड़ी देख कर सिरा देना। और धनीराम ने भी उन्हें जेब में रख लिया था। लीना को लेकर इन बातों का कोई मलाल न था। वो तो इन दिनों दिल्ली में हो रही थी। यहाँ तक कि सिल्की से बिछुड़ने का भी उसे खास अफसोस नहीं था। दिल्ली में पापा को बड़ा सा क्वार्टर मिला था और मम्मी ने वादा किया था कि वहाँ से उसे अल्सेशियन पालने देंगी। जाने वाले दिन मिस मैथ्यूज़ ने उन लोगों को चाय पर बुला लिया था। पूरे समय दोनों मियाँ बीबी उनकी सहृदयता के गुण गाते रहे, लीना की ज्यादतियों के लिए माफ़ी मांगते रहे। लीना की ओर से उन्होंने बार बार दिल्ली आने का निमंत्रण भी दिया। मिस मैथ्यूज़ सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। मिस्टर टंडन ने लीना और सिल्की के साथ उनका एक फ़ोटो भी खींचा, जिसकी कॉपी वो ज़रूर भेजने वाले थे। और फिर शाम को दरवाजे पर टैक्सी आकर खड़ी हो गई। वे लोग जा रहे हैं मेम साहब, धनीराम ने कहा। वो उठने को ही थी कि वे लोग खुद ही विदा लेने आ पहुँचे। औपचारिकतावश उन्हें भी बाहर छोड़ने तक जाना पड़ा। लीना पहले से ही टैक्सी में बैठ गई थी। उसकी आसपास वाली सहेलियां खिड़की के पास खड़ी उससे विदा ले रही थीं। गुड मॉर्निंग मिस मैथ्यूज़, हम जा रहे हैं। उन्हें देखते ही वो किलक कर बोली, बेवकूफ़ है, हर वक्त कोई गुड मॉर्निंग कहा जाता है, गुड बाय बोलो। 10वीं की परीक्षा देने वाले विद्वान भैया ने उसे डांट लगाई। ओह, डोंट टीच हर दैट ऑकवर्ड वर्ड, मिस मैथ्यूज़ ने तड़प कर कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ गले में फंसकर रह गई। अंधेरी सड़क को चीरती हुई टैक्सी को वो दूर तक देखती रही। बक करने वाले धनीराम को उन्होंने फाटक से ही विदा कर दिया। मोटा इनाम पाकर वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा था। फिर लकड़ी का गेट बंद कर वो भीतर की ओर मुड़ी। उन्होंने उस ताले को देखा जो बगल पर दरवाजे पे लटक रहा था और जिसकी चाबी उनकी जेब में थी। फिर बारी कदमों से सीढ़ियाँ चढ़कर वो अपने घर में घुसी। घर में घुप अंधेरा था। एक कोने में 2 जुगनू से चमक रहे थे। उन्होंने स्विच ऑन किया। उनकी रज़ाई पर बैठा सिल्की उन्हें घूर रहा था। धन्यवाद। तो ये थी आज की कहानी गुड मॉर्निंग मिस मैथ्यूज़। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा।